Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, in our previous part, we started our discussion about our chapter number 5, Introduction to Euclid Geometry. And now, in this particular part, we will try to attempt some numericals of exercise 5.1. So, without wasting some more time, let's start attempting them. हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। तो देखा जाए, मेरे पास में पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या किसी एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें पता है सर कि किसी भी एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस को क्या कर सकते हैं, पास थ्रू कर सकते हैं। यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, मेरे पास में एक फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। यस या नो? क्योंकि हमें पता है सर, जब हमने यूक्लिड के क्या पोस्टुलेट और एक्सियम्स देखे थे, तो हमें एक स्टेटमेंट याद है क्या, कि किसी भी एक पॉइंट से, फ्रॉम एनी वन पॉइंट, infinite number of lines can pass through them. यस या नो? हमने जब एक पोस्टुलेट्स डिस्कस किए तो हमें पता है किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती हैं, पास थ्रू कर सकती हैं। यानी ये जो स्टेटमेंट है कि केवल एक ही लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यस या नो? चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी हमारे पास में अगर दो पॉइंट्स हैं, तो इन दो पॉइंट्स के थ्रू, या मैं बोलूं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कितनी लाइंस पास थ्रू कर सकती हैं, ऐसी कितनी लाइंस हैं या ऐसी कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को पास थ्रू कर सकती हैं। बोला सर क्या ऐसी मेरे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं? तो नहीं, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कि किन्हीं भी दो डिफरेंट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास थ्रू कर सकती है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू कर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है। यानी ये भी स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे यानो? क्योंकि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू फ्रॉम टू डिफरेंट, या मैं कहूं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये बात समझ में आई कि केवल एक ही लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट से क्या कर सकती है, पास थ्रू कर सकती है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइंड ऑन बोथ ऑफ द साइड। कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, यानी कि हमारे पास में एक ऐसी लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, यानी उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो एक ऐसी टर्मिनेटेड लाइन को क्या हम इसको प्रोड्यूस, या मैं बोलूँ इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली या इनडिफाइनेटली। यानी इसे आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। सिमिलरली इसे पीछे भी क्या एक्सटेंड किया जा सकता है, इनडेफिनेटली। यानी इसे जितना चाहूं उतना आगे मैं इसको एक्सटेंड, या मैं इसे जितना चाहूं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बोला हाँ सर, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली बोथ साइड में हम क्या कर सकते हैं, आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या मैं ये कहूं उन्हें एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। यस या नो? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई मींस रेडियस। यस या नो? यानी क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों सर्कल्स अगर मैंने कहा इक्वल्स है, क्या है, ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल हैं। माना ये सर्कल 1 है, इसका रेडियस है r, ये सर्कल 2 है, इसका रेडियस है m। तो देखो ये दोनों सर्कल अगर इक्वल है, तो ये दोनों सर्कल कब इक्वल होंगे, जब इनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस या नो? क्यों? देखो यहां पे जो मेजरेबल डिस्टेंस है वो रेडियस ही तो है एक सर्कल में।
तो यानी कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि किन्हीं भी दो सर्कल को अगर इक्वल कहा जाता है यानी कि उनका जो रेडियस है, या मैं बोलूं इनके जो रेडियस की वैल्यू है, वो दोनों सेम है। यानी कि दो सर्कल का, अगर दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो यानी उनके रेडियस की वैल्यू भी इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। यस या नो? आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, इफ क्या है कि अगर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल हो, पी क्यू के, और पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो, एक्स वाई के, तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होगा? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन है ए बी, इसकी लेंथ पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो क्या देखो, ए बी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? बोला सर क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बोला बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? जरा देखो, क्या है, एक क्वांटिटी इक्वल है सेकंड क्वांटिटी के, और सेकंड क्वांटिटी इक्वल है थर्ड क्वांटिटी के। तो देखो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अगर माने ए बी की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, तो देखो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? ए बी और पी क्यू दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर देखा जाए पी क्यू कितना था, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी कैसा है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, ए बी 5 सेंटीमीटर हुआ, पी क्यू 5 सेंटीमीटर हुआ, और एक्स वाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो देखो इक्वल से इक्वल अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो क्या होते हैं, इक्वल ही तो होते हैं। यानी तीन क्वांटिटी, अगर ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो ए और सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यस या नो? ये हमने इक्वल के क्या एग्जाम्स में देखा था। यस या नो? तो यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू या फॉल्स? मतलब सर ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें मुझे कुछ टर्म्स गिवन है और मुझे उन टर्म्स को डिफाइन करना है, या मुझे उन टर्म्स की डेफिनेशन बतानी है। तो मेरे पास में पहली जो टर्म है वो है पैरेलल लाइंस। तो अब पैरेलल लाइंस को अगर डिफाइन किया जाए तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? तो बेसिकली दो अलग डिस्टिंक्ट लाइंस हो, दो क्या है, दो अलग डिस्टिंक्ट लाइंस हो, और उन दोनों लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। इफ देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस, अगर देखा जाए क्या कि यहां पे हमारे पास में किन्हीं भी दो डिफरेंट लाइंस के बीच में अगर एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, साथ के साथ इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी देखा जाए मैं किन्हीं भी दो पॉइंट पे इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करूं, ये यहां, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ना मेरे पास में, मान लो ये पॉइंट है एम और एन, ये है पी और क्यू, तो आप किन्हीं भी पॉइंट पे इनकी डिस्टेंस चेक कर लोगे तो डिस्टेंस कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर मेरे पास में ऐसा कुछ होता है, या मैं बोलूं दो लाइंस हैं और उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट के रेफरेंस में इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करें और वो डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, तो तब ये दोनों लाइंस आपस में कैसे कहलाएंगी, बोला सर तब उस केस में ये जो दो लाइंस आपने क्रिएट करी हैं, इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है। यस या नो? अगर मैं कहूं ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, तो हम कहेंगे एल इज पैरेलल टू एम लाइन, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्लियर हुई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, तो दो लाइंस हो, क्या हो, दो लाइंस हो, और वो दोनों लाइंस क्या हैं, आप उनके बीच में एक क्या है, कॉमन पॉइंट हो, और उन दोनों लाइंस के बीच में क्या हो, एक राइट एंगल फॉर्म हो जाए। क्या हो, उस कॉमन पॉइंट पे क्या हो जाए, एक राइट एंगल फॉर्म हो जाए। तो उस केस में उन लाइंस को क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ ऐसे। यस या नो? यानी इफ देयर इज अ वन कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस is 90 degree, is
90 डिग्री। अगर या मैं बोलूं कि हमारे पास में दो लाइंस हो, उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, और या मैं ये कहूं कि इन दोनों जो मेरे पास में दोनों लाइंस हैं, इनका जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पे अगर कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, या मैं ये कहूं कि दो लाइंस है और उन दोनों लाइंस की बिटवीन में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो उन दोनों लाइंस को कहा जाएगा कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या मैं ये कहूं वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, या मैं ये कहूं अ लाइन विथ डेफिनेट लेंथ। यस या नो? या मैं कहूं एक ऐसी लाइन जो कंसिस्ट करती है टू एंड पॉइंट्स, यानी कि कोई भी लाइन मेरे पास में जो होती है, उसके पास में स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, और क्या कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, या मैं बोलूं इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, या मैं बोलूं पूरी लाइन की जो लेंथ है, वो भी एक लिमिटेड लेंथ हो, यानी ये लेंथ कैसी हो? फाइनाइट हो, तो उस केस में उस लाइन को कहा जाएगा लाइन सेगमेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं, बात करते हैं अब रेडियस ऑफ सर्कल की। बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? तो देखो, किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसके सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी सर्कल के उसके सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस होती है, यानी उसके बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन, क्या? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल to its circumference is called radius of circle. ओके, सो द बेसिकली क्या है? सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट टर्म है मेरे पास में स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यानी एक ऐसी शेप जो चार साइड्स कंसिस्ट करता हो, साथ के साथ चार एंगल्स कंसिस्ट करता हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और इनके जो वर्टेक्स है, या मैं बोलूं इनके जो वर्टेक्स पे वो एंगल कितना क्रिएट करते हो? 90 डिग्री का क्रिएट करते हो। तो अ क्वाड्रिलेटरल where all the sides are equal, where all sides are equal in length, and at vertex the angle between adjacent sides are 90 डिग्री। यस या नो? यानी वर्टेक्स पे जो दो साइड्स होती हैं, या मैं बोलूं एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। साथ के साथ ये जो चारों साइड्स है, एक क्वाड्रिलेटरल में जो चार साइड्स होती हैं, है ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये जो चारों साइड्स हैं, इन चारों साइड्स की जो लेंथ है, अगर वो इक्वल हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, या मैं बोलूं ऐसी शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? मुझे दो पोस्टुलेट्स गिवन है, और मुझे बताना है, क्या इन दोनों पोस्टुलेट्स में क्या बताना है कि क्या इन पोस्टुलेट्स के अंदर कुछ अनडिफाइंड टर्म्स कंसिस्ट करती हैं, यस या नो, और क्या ये पोस्टुलेट्स मेरे पास में कंसिस्टेंट हैं, यस या नो, और साथ के साथ मुझे ये भी बताना है क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये इक्विलेट के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं या नहीं, क्या ये इक्विलेट के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं या नहीं। तो जरा देखने हैं। तो अब देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के इन बिटवीन एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है मुझे कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के इन बिटवीन एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मेरे पास में तीन पॉइंट्स हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो तीन पॉइंट्स हो वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करें। यस या नो? तो ये जो मुझे दो पोस्टुलेट्स गिवन है, इनके बारे में क्या बताना था कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं, क्या इन पोस्टुलेट्स के अंदर कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं? बोला हाँ सर, इनके बिटवीन अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जैसे कि पॉइंट्स,
साथ के साथ लाइंस, हमें पता ना, हमें ये पता है कि हमने पॉइंट्स और लाइंस को हमने डिफाइन नहीं किया है, ऐसे या नो। तो पॉइंट्स और लाइन इनके बिटवीन कैसी हैं, अनडिफाइंड टर्म्स हैं। साथ के साथ क्या क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं, क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? तो यस, ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं। क्यों? ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं अलग अलग सिचुएशन में डील कर रहे हैं। कैसे? पहला जो पोस्टुलेट है वो कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, यस या नो। क्या इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन एक लाइन पे तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है? बोला हाँ सर, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। हमें पता है सर कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में एक कॉमन लाइन पास कर सकती है, तो वहां पे हम इन बिटवीन ये सी पॉइंट को बना सकते हैं या सी पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं। तो हाँ, ये पॉस्टुलेट्स तो मेरे पास में सिचुएशन इसके रेफरेंस में ट्रू हो सकती है। दूसरा क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। बिल्कुल, हम दो पॉइंट्स बना लें। हमने क्या कहा, ये दो पॉइंट बना लिए, साथ के साथ मैंने एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर दिया, यस या नो। अब ये सी पॉइंट जो है मेरे पास में क्या इस लाइन के ऊपर है? बोला नहीं सर। तो ये दोनों कंडीशन कैसी हैं? कंसिस्टेंट है, यस या नो। साथ के साथ मुझे क्या बताना है, क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये यूक्लिडियन के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? तो नहीं, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते, वेयर एज ये यूक्लिड के एक्सियम को फॉलो करते हैं, यस या नो। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है जो ए और बी के इन बिटवीन लाई करता है, सच दैट कि ए सी और बी सी की लेंथ कैसी है? इक्वल है। यानी देखो, हमने देखा हमारे पास में दो पॉइंट्स है ए बी, इन दोनों के ये मैंने इन दोनों को एक कॉमन लाइन या मैं बोलूँ एक यूनिक लाइन से क्या करा, कनेक्ट किया। और इन मैं बोलूँ इस लाइन पे एक पॉइंट है सी, इस लाइन पे एक पॉइंट है सी, सच दैट कि ये जो डिस्टेंस है ए से सी की और ये डिस्टेंस है बी से सी की कैसी है? इक्वल है। ए से सी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। मुझे क्या प्रूफ करना है? ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो अगर देखा जाए गिवन स्टेटमेंट में मुझे गिवन है क्या कि ए सी और बी सी कैसे हैं? इक्वल है। मुझे प्रूफ क्या करना है? सर आपको प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो जरा प्रूफ करें। तो देखो, अब हमें पता है सर कि ए सी और बी सी कैसे हैं? इक्वल है, यस या नो। ए सी और बी सी कैसे हैं? इक्वल है। तो अगर आपको याद हो यूक्लिड का एक एक्सियम थी क्या, अगर दो स्टेटमेंट आपस में कैसी हों? इक्वल हों, यानी दो टर्म्स अगर आपस में इक्वल हों और उनके अंदर अगर सेम चेंज किया जाए, यानी कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू का ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब भी ये वैल्यूज कैसी रहेंगी? इक्वल रहेंगी, यस या नो। यानी अगर दो टर्म्स आपस में इक्वल है और उनके अंदर सेम कैटेगरी ऑफ चेंज क्या करा जाए? फॉलो किया जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम चेंज किया जाए और राइट हैंड साइड पे भी सेम चेंज किया जाए, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी कैसा रहेगा? इक्वल। तो अगर देखा जाए ए सी और बी सी इक्वल थे। अब अगर मैं बोथ साइड ए सी का एडिशन कर दूं, तो देखो मैंने बोथ साइड ए सी का क्या करा? एडिशन किया। तो देखो ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी, देखा जाए तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड टर्म में भी ए सी का एडिशन किया, राइट हैंड साइड टर्म के अंदर भी ए सी का एडिशन किया। तो जब मैंने दोनों साइड में सेम टर्म का एडिशन किया तो ये वैल्यू कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। अब अगर देखा जाए तो ए सी प्लस ए सी कितना होगा? बोले सर ट्वाइस ऑफ ए सी, यस या नो। और BC प्लस AC, यानी देखा जाए जब BC और AC ऐड हो जाएंगे तो ये तो पूरी की पूरी लाइन ही तो फॉर्म हो जाएगी, यस या नो। देखो AC और BC अगर मिल जाएंगे तो ये पूरी लाइन ही तो है AC प्लस BC, टोटल लाइन तो है AB ही ना। तो यानी AC प्लस BC ऐड होने पर टोटल या मैं बोलूँ कंप्लीट लाइन AB क्रिएट होती है, यस या नो। तो यानी इसे लिखा जा सकता है AB। अब अगर देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ AC की वैल्यू कितनी है? AB, यानी AC को हम लिख सकते हैं क्या? हाफ ऑफ ए बी, यस या नो। देखा जाए मैंने टू को क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। क्यों? टू मल्टीपल हो रहा था ए सी से, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी मैं ये लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई टू, या मैं ये कहूं हाफ मल्टीपल टू ए बी, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ्ड कि दो लाइन या मैं बोलूं दो टर्म्स आपस में इक्वल थी, ए सी और बी सी लाइन कैसी है? इक्वल है। तो मैंने क्या कहा, अगर ये एक ही लाइन के पार्ट हैं, या मैं कह रहा हूं सी इनका मिड पॉइंट है, तो क्या कह सकता हूं मैं कि सी क्या है? अगर सी मेरे पास में क्या है? ए बी और ए बी लाइन के ऊपर बिटवीन में लाई करता है और सच दैट ए सी और बी सी की लेंथ इक्वल है, तो सी का क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा, यानी ए बी लाइन को हाफ में क्या करता है? ये स्प्लिट करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या क्वेश्चन 4 जो अभी हमने किया था, क्या कि मेरे पास में 2 पॉइंट है ए बी, एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं, सी एक पॉइंट है, सच दैट ए सी और बी सी की क्या है, लेंथ इक्वल है। यस या नो? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और हमने अभी प्रूफ किया था कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी होगा। अगर अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो देखो क्वेश्चन 4 में जैसे हमने किया, तो हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। क्या कि कोई भी आपके पास में अगर लाइन सेगमेंट है तो वहां पे केवल एक ही मिड पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, जरा करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट था, माना सी इसका मिड पॉइंट है। मैं कंसीडर कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि एक और इसके पॉइंट है डी, और डी भी इस लाइन का मिड पॉइंट है। ये हमने क्या किया, लेट किया, अज्यूम डी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर डी मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी के। अगर मिड पॉइंट है तो इनकी डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी ना। क्या मिड पॉइंट यही तो करता है, किसी भी लाइन को क्या करता है, इक्वली स्प्लिट करता है। तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी। यस या नो? सिमिलरली मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन था ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों, सी भी तो मिड पॉइंट था। ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है और ये मैंने अभी अज्यूम किया। क्यों, क्योंकि मैंने कह दिया कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। यस या नो? तो अगर देखा जाए ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, बी डी के, और ए डी इज इक्वल्स टू किसके है, डी बी के। क्या ये बात ट्रू है? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आगे देखें, तो अगर देखा जाए तो क्या था, ए सी और बी सी इक्वल है और ए डी और डी बी इक्वल है। सिंस क्या था, सी मिड पॉइंट है ए बी का, ये हमें पता था, गिवन था, और हमने लेट कर लिया कि डी भी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। यस या नो? तो अगर हमने ये कहा कि सी मिड पॉइंट है डी ए बी का, डी भी मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमें पता है सर, आप इसे लिख सकते हो कि ये जो मेरे पास लेंथ होगी ए सी और बी सी, ये ए बी की हाफ लेंथ होगी। सिमिलरली मैं ए डी के लिए भी तो कह सकता हूं कि ये ए बी की हाफ लेंथ होगी। यानी अगर देखा जाए तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है। सिमिलरली ए डी भी क्या है, हाफ ऑफ ए बी की लेंथ के इक्वल है। देखा जाए अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूं, इसे इक्वेशन 2 कहूं, मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो देखा जाए सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, सिंस ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म सब्ट्रैक्ट होगी सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड टर्म से, और राइट हैंड साइड टर्म सब्ट्रैक्ट होगी सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड टर्म से। यानी इसे लिखा जा सकता है ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। देखा जाए ये लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ये रही, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड एडी ये रही, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। देखो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड ये रही, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ये रही, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। देखा जाए हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी, सेम टर्म से सब्ट्रैक्ट होगी, वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब अगर देखें हमने क्या लाइन बनाई थी, अब अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में जो AC है और AD क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर देखें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया। तो देखो AC और AD सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा, बोला सर CD बचेगा। यस या नो? तो अगर देखा जाए AC में से अगर AD सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव CD बचा, या मैं ये कहूँ अगर नेगेटिव इधर ट्रांसपोज कर दूँ, या मैं कहूँ CD की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर देखा जाए तो डिस्टेंस पॉइंट है, यानी देखो सी डी की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 0। यानी दो पॉइंट है सी और डी, इनकी जो डिस्टेंस पॉइंट है वो कितनी है, 0 है। यानी इनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, यानी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। यस या नो? सी और डी कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, यानी सी के ऊपर ही डी पॉइंट है। यानी मेरे पास में जो मिड पॉइंट है, यानी देखा जाए अगर सी डी की डिस्टेंस 0 है, यानी दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस लाइन के अंदर मैं कह रहा हूं ये जो लाइन है ए बी, इसमें जो ये सी और डी पॉइंट की पोजीशन है वो कैसी है, सेम ही तो है। यस या नो? अगर ये सेम ही है तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स।
ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यस या नो? बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या गिवन है, मुझे एक फिगर गिवन है क्या, जिस फिगर में AC और BD कैसे हैं, इक्वल है लेंथ में, तो मुझे प्रूफ करना है AB और CD क्या है, इक्वल है। तो अगर देखा जाए गिवन फिगर में AC और BD कैसे हैं, इक्वल है, यानी देखा जाए यहां से यहां के डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। देखा जाए A से C और B से D आपस में इक्वल है, ये मुझे गिवन है। और अगर ढंग से नोटिस करूं तो इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन का जो स्पेस है, या मैं बोलूं ये दोनों लाइंस के अंदर BC कैसा है, कॉमन है। तो अगर मैं BC का सब्ट्रैक्शन कर दूं दोनों पॉइंट से, हमें पता है ये दोनों इक्वल है। और अगर मैं सेम टर्म क्या करूं या सेम चेंज क्या करूं, किन्हीं भी दो इक्वल टर्म में इंप्लीमेंट करता हूं, तब भी वो दोनों टर्म्स कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यानी अगर मैं AC में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूं, सिमिलरली मैं BD में से भी BC सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बताओ मेरे पास में क्या बचेगा। बोला सर देखो आपने AC में से BC को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यस या नो? तो अगर देखा जाए तो सर आपके पास में अब पॉइंट बचा A से B की डिस्टेंस ही तो बची, यानी अब आपके पास में बची डिस्टेंस AB। सिमिलरली अगर देखा जाए तो आपके पास में जो था ना BD में से BC पोर्शन हट गया, तो क्या बचा, बोला सर अब तो C से लेके D तक की डिस्टेंस बची, यानी क्या बची डिस्टेंस, CD, यस या नो? तो अगर देखा जाए AC और BD क्या थे, इक्वल थे। मैंने बोथ साइड BC का सब्ट्रैक्शन करा क्योंकि ये सेम वैल्यू थी, और देखा जाए तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो वैल्यू क्या मिली, AB और CD। सिंस मैंने इक्वल जो मेरे पास में टर्म्स थी उनके अंदर सेम चेंज किया, तो मुझे जो वैल्यू मिलेंगी वो भी तो कैसी होंगी, इक्वल ही होंगी। यानी अगर देखा जाए AC और BD इक्वल है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि AB और CD भी क्या है, इक्वल है। बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर देखा जाए अब क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है कि एक्सियम नंबर 5 मेरे पास में क्यों, यूक्लिड एक्सियम जो मेरे पास में यूक्लिड एक्सियम की जो लिस्ट है, मेरे पास में जो यूक्लिड के एक्सियम्स की जो लिस्ट है, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 मुझसे कह रहा है, वो पूछ रहा है कि जो एक्सियम नंबर 5 है, क्या एक्सियम नंबर 5 है, यूक्लिड के एक्सियम लिस्ट के अंदर उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कंसीडर किया जाता है, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कंसीडर किया जाता है। सिंस एक्सियम नंबर 5 मेरे पास में क्या है, द पार्ट ऑफ अ होल, क्या कि द पार्ट ऑफ अ होल is always smaller than the whole, या मैं ये कहूं द पार्ट ऑफ एनी होल वेयर होल इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्ट, यस या नो? क्या कह रहा है बेसिकली ये, कि देखो कोई भी मेरे पास में चीज है, उस पूरी पोर्शन को मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक चॉकलेट है, ये पूरी चॉकलेट है, यस या नो? अब इस चॉकलेट के मान लो कुछ पीसेस हैं, तो मैं अगर कंसीडर करूं केवल एक पीस से और पूरी चॉकलेट के बीच में, तो बता सकते हो कौन सा पीस बड़ा होगा। बोला सर सिंपल सी बात है, जो मेरे पास में पीस है चॉकलेट का वो तो क्या होगा, छोटा होगा, और जो मेरे पास में होल चॉकलेट है वो कैसी होगी, वो बड़ी होगी, यस या नो? तो अगर देखा जाए तो जो मेरे पास में पूरी चॉकलेट है वो एक पीस से हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, या मैं बोलूं जो पीस है वो हमेशा पूरी की पूरी है, मैं बोलूं होल चॉकलेट है, छोटा होगा। तो अगर देखा जाए मुझे क्या कह रहा है, एक्सियम नंबर 5 जो यूक्लिड के एग्जाम लिस्ट में है, क्या कहता है कि द पार्ट ऑफ होल इज ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर देन दी होल, यस या नो? यानी कि अगर देखा जाए जो मेरे पास में टुकड़ा है किसी भी चीज का, या किसी भी चीज का जो पार्ट है, वो हमेशा जो होल चीज है उससे छोटा ही तो होगा, यस या नो? तो अगर देखा जाए तो ये जो मेरे पास में स्टेटमेंट है, जो मेरे पास में ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू है सारी सिचुएशन के लिए, यस या नो? कोई भी सिचुएशन हो, ये स्टेटमेंट सारी सिचुएशन के लिए क्या है, ट्रू फॉर ऑल सिचुएशंस, यस या नो? तो अगर कोई स्टेटमेंट सभी सिचुएशंस के लिए ट्रू है, तो बेसिकली ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो हुआ, यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।